नमस्कार साथियों। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाएं, इसकी चर्चा, इसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने रेखा चित्र से अभिप्राय, उसकी विशेषताएं और स्मृति के रेखाओं में पहला रेखा चित्र भक्तिन पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं उनके दूसरे रेखा चित्र चीनी फेरी वाला। महादेवी जी ने स्वयं इन रेखा चित्रों को कोई शीर्षक नहीं दिए हैं, बिना शीर्षक के हैं, परंतु जिस पात्र को केंद्र में रखा गया है तो वही पात्र उनके हम शीर्षक के रूप में देख रहे हैं। एक छोटा सा चीनी बालक है जो भारत में चीन से आता है और भारत में आकर के कपड़ा बेचने का कार्य करता है और महादेवी से के पास वो आता है। पहले वे उन्हें मैडम कहकर संबोधित करता है, जो महादेवी जी को अच्छा नहीं लगता। फिर बाद में वे उन्हें सिस्टर कहकर संबोधित करता है। तो महादेवी के साथ उस चीनी फेरी वाले का एक आत्मीयता का संबंध स्थापित हो जाता है। वे महादेवी के पास जब निरंतर आने लगता है तो वे उन्हें अपने जीवन के विषय में बताता है कि किस तरह से उनके पिता की बाल्यकाल में ही मृत्यु हो गई और उनकी विमाता ने कैसे उन्हें पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, और उनकी बड़ी बहन जो इस चीनी बालक से अत्यधिक स्नेह करती थी, उस बहन को वे वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करती है। और फिर वही बालक, अब जिसका सब कुछ चला गया, उसकी बहन भी पता नहीं कहाँ चली जाती है और अपनी उस बहन को ढूंढता हुआ वे जगह जगह घूमता है और जेब कतरों के संपर्क में आ जाता है और वहाँ से वे छूटता है और एक व्यापारी के पास पहुँच जाता है और वे व्यापारी उसे बस कपड़े देता है जिन्हें वो गली गली में बेच करके अपने मालिक को वो पैसे देता है और स्वयं उसका पारिश्रमिक लेता है। तो इस तरह से वे चीनी फेरी वाला एक जो छोटा सा बालक है, उसके जीवन संघर्ष के अनुभवों को महादेवी ने इस चीनी फेरी वाला में प्रस्तुत किया है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने इसे हिंदी साहित्य का चिरस्मरणीय रेखा चित्र कहा है। चीनी फेरी वाला पूरा जीवन धोखा और प्रताड़ना झेलता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा कभी मलिन नहीं होती। ये बात महादेवी विशेष रूप से बताना चाहती हैं। वे जेब कतरों के संपर्क में आता है, परंतु उसकी अंतरात्मा इस ऐसे व्यवसाय को स्वीकार नहीं करती और वे उनको छोड़ देता है। दुनिया में उसका कोई नहीं है, फिर भी रिश्तों के मायने जानता है। इसीलिए महादेवी के साथ वे सिस्टर का नाता रखता है और उनके लिए चुन करके बढ़िया से बढ़िया कपड़े लेकर के आता है और कह देता है विशेष रूप से ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और आवश्यकता ना होते हुए भी महादेवी उन वस्त्रों को स्वीकार कर लेती हैं बहन को ढूंढने के लिए। वे छोटा सा बालक हर संभव प्रयत्न करता है। वे कपड़े बेचने का कार्य इसलिए करता है कि वे गली गली घूमेगा तो कहीं उसे उसकी बहन मिल जाएगी। अपने मालिक के प्रति बड़ा ईमानदार है और देश के प्रति समर्पित पात्र है। जब चीन पर आक्रमण होता है और उसको बुलावा आता है तो वह जो कपड़े की गठड़ी थी वे महादेवी जी को बेच देता है ताकि मालिक को भी नुकसान नहीं हो, मालिक को भी उसका पैसा मिल जाए और अपने देश वापस लौट जाने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि चीन मेरा देश है और मैं चीन के लिए समर्पित हूँ। तो अपने देश के लिए वह सब सामान जो है महादेवी जी को दे करके और अपने देश वापस लौट जाता है। तो उस नन्हे बालक ने किस तरह से महादेवी जी की संवेदना को उद्वेलित किया, उसे प्रभावित किया, महादेवी उनका एक साक्षात चित्र प्रस्तुत करती है। इसी तरह से एक तीसरा रेखा चित्र है जंगिया नाम से, जिसमें सहज स्नेह सूत्र में बंधे दो पर्वत पुत्रों कुली भाइयों की मार्मिक कथा है। बड़े भाई का नाम जंग बहादुर है, जो वहाँ पर जंगिया के नाम से जाना जाता है, और जो छोटा भाई है, उसका सगा भाई नहीं है, वह धनी नाम है और वो धनिया के नाम से जाना जाता है। और जंग बहादुर निरंतर पहाड़ों पर यात्रा करने वाले यात्रियों का सामान ढोने का कार्य करता है और पर्वत पुत्र किस तरह से ये जो कुली हैं सामान ढोते हुए और हंसते हंसते सारा कार्य करते हैं,
तो उसका एक साक्षात चित्र महादेवी जंग बहादुर के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। वे पहाड़ पुत्र जब केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर महादेवी जाती हैं और वहाँ पर दो कुली के लिए सामान उठाने के लिए निश्चित करती हैं और उनके पास नाम जंग बहादुर आता है और वे जब पूछती है कौन है जंग बहादुर, तो कहते यही है जंगिया। तो तब जंगिया जो है अपने साथ अपने छोटे भाई धनिया को भी लेकर के आता है। तो जंग बहादुर की कर्मठता, उसकी ईमानदारी, साहस, उसकी संवेदनशीलता का एक सहज चित्रांकन महादेवी इस रेखा चित्र में करती हैं। वहाँ वे इन पर्वत पुत्रों के जीवन को कैसा कहती हैं, पशु तुल्य, कि ये मानव जीवन कैसा है, पशु तुल्य है। ये बेचारे मनुष्य पशु हाँफ हाँफ कर मुंह से फिचकुर निकालते हुए दौड़ते हैं। तो इन कुली पुत्रों का, कुली भाइयों का जीवन संघर्ष इस जंगिया नामक रेखा चित्र में वे चित्रित करती हैं। जब ये कुली किसी पर्वत की चढ़ाई के लिए सामान ढोते हुए जाते हैं तो कई बार रास्ते में पहाड़ पे खिसक जाने के कारण या पैर फिसल जाने के कारण गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको वहीं छोड़ करके यात्री आगे बढ़ जाते हैं। तो यात्रियों की संवेदनहीनता का भी चित्रण महादेवी करती है। कुली चल रहा है और कुली बीमार हो जाता है तो उस बीमार कुली को वहीं छोड़ दिया जाता है और वे बेचारा दवा के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब लंबे समय तक परिवार में वे वापस नहीं आते हैं तो उनके परिवार वाले उन्हें मृत स्वीकार समझ लेते हैं। और इस तरह से इन कुलियों का जो संघर्षमय जीवन है, इनके जीवन में जो एक संघर्ष है, एक साहस है, उसका चित्रांकन बड़े ही सजीव शब्दों में महादेवी करती है। और इसी तरह से एक अन्य रेखा चित्र है मुन्नू की माँ। गांव में किस तरह से पुरुष प्रधान समाज रहा, पितृसत्तात्मक प्रधान रहा, जहाँ पुरुष नालायक हो, निकम्मा हो, कुछ भी ना करता हो, जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता हो, परंतु उसको समाज में स्वीकार किया जाता है। और स्त्री कितना भी मधुर भाषिणी हो, कितना भी सहनशील हो, कितने भी परिश्रमी हो, उसे घर में दबा करके रखा जाता है। तो स्त्री विमर्श की एक सशक्त लेखिका के रूप में महादेवी इन रेखा चित्रों को प्रस्तुत करती हैं। ऐसी ही एक पात्र है मुन्नू की माँ। गांव की संभ्रांत कुल वधुओं के समान ही मुन्नू की माई मधुर भाषिणी, सलज्ज और सेवा परायणा है। रेखा चित्र के प्रारंभ में ही महादेवी उसकी चारित्रिक विशेषताएं उसके व्यवहार के विषय में बता देती है, पर उस विजन में उसका जीवन जंगली फूल के समान ही उपेक्षा और अपरिचय के बीच में खिला है। पूरा जीवन वे उपेक्षित पात्र रही हैं, विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद भी। विवाह से पूर्व वे अपने पिता के साथ रहती थी। माता की जन्म बाल्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी और उसके पिता कथावाचक थे और वे जहाँ भी कथा करने के लिए जाते उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाते। बूटा नाम था और जो इसका नाम बाद में गांव विवाह के बाद कोई नहीं जानता था और उसके बेटे मुन्नू के नाम से, वो मुन्नू की माँ के नाम से ही जानी जाती थी। तो किस तरह से एक स्त्री अपने नाम का भी परिचय खो देती है, उसका भी चित्रण महादेवी करती हैं। और वही छोटी सी बच्ची जब 6-7 वर्ष की होती है तो अपने पिता की गृहस्थी संभाल लेती है। 9 वर्ष की अवस्था में उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है और पिता का ही एक मित्र उनकी संपत्ति पर नज़र रखता है और वे उनकी संपत्ति बेचकर उस बच्ची को लेकर के बेचने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। परंतु वहाँ एक व्यक्ति मिलता है जो अपने पुत्र के साथ इस बूटा का विवाह कर देता है और उसे अपनी पुत्र वधू बना करके घर ले आता है। और उसका अपना पुत्र कैसा है,
जुआरी है, शराब पीने वाला है, कोई कार्य नहीं करता, तीतर बटेर लड़ाने का कार्य करता है। और इसका बेटा भी हो जाता है मुन्नू, और वह स्त्री अपने पूरे परिवार का पारिवारिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करती है, स्वयं कष्ट झेलती है, परंतु अपने पारिवारिक दायित्वों को निरंतर निर्वाह करती रहती है, स्वयं मेहनत करती है, स्वयं घरों में जाकर के काम करती है। और वृद्ध ससुर जो पहले ब्राह्मणत्व का कार्य करते थे, वे भी धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो वे भी काम करने नहीं जा पाते, तो पूरा घर का दायित्व उस मुन्नू की माँ पर आ जाता है। तो इस तरह से सामाजिक विद्रूपता, व्यवस्था के प्रति असहमति और जर्जर सामाजिक रूढ़ियों पर महादेवी इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रहार करती है। और वह बूढ़ा वृद्ध ससुर जो अपने पुत्र की नाकामियों पर कुछ नहीं कहता है, अपने पुत्र को कुछ नहीं कहता है, और अपनी पुत्र वधू को जो निरंतर परिश्रम करके ईमानदारी से परिवार का भरण पोषण कर रही है, उसको सुगृहिणी बनने का उपदेश देता रहता है, सती बनने का उपदेश देता है कि स्वर्ग लोक में उसे राजरानी का पद प्राप्त होगा। उस पर व्यंग्य करते हुए महादेवी जी कहती हैं, अपनी करनी अपनी भरनी, पर अटल विश्वास होने के कारण वे लड़के को कुछ ना कहकर बहू को सती और सुगृहिणी बनकर स्वर्ग लोक में राजरानी होने का उपदेश देता रहता है। तो इस तरह से जो पुरुष प्रधान समाज है, वहाँ किस प्रकार से सामाजिक विद्रूपताएं फैली हुई हैं, किस तरह से व्यवस्था पुरुष को साथ देती है और स्त्री का शोषण करती है। तो उस व्यवस्था के प्रति महादेवी असहमति जाहिर करती हैं और उन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती हैं जो समाज में स्त्री का शोषण करने वाली है। इसी तरह से एक अन्य रेखा चित्र है ठकुरी बाबा। माघ के महीने में प्रयागराज में हमेशा मेला लगता है और वहाँ लोग आकर के कल्पवास करते हैं। जैसे अभी महाकुंभ प्रयागराज में हुआ, जिसका वैश्विक स्तर पर इतना सम्मान हुआ है, इतना जिसमें 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो वही प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मास में मेला लगता है। कुंभ का तो मेला 12 साल में होता है और ये तो महाकुंभ की बात थी, परंतु प्रतिवर्ष जो माघ मेला लगता है, उस माघ मेला में गांव के लोग जाकर के वहीं रहते हैं और उपवास रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं और प्रातः 4 बजे उठ करके गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। और उस माघ के महीने में इतनी सर्दी में ठिठुरते रहते हैं, परंतु अग्नि भी नहीं सेकते हैं। तो महादेवी भी वहाँ कल्पवास के लिए जाती हैं और वहाँ पर्णकुटी बना करके रहने का निश्चय करती हैं। और वहीं ग्रामीण व्यक्तियों का एक समूह आता है जो उस पर्णकुटी में रहने के लिए महादेवी से अनुरोध करता है। महादेवी जी की जो सेविका है भक्तिन, वो पहले तो उनको देख करके कठोर शब्दों में इनकार कर देती है, पर महादेवी के स्वीकार करने पर, महादेवी जी की स्वीकृति पर वे उन्हें रहने के लिए, आश्रय के लिए दे देती है। तो उस ग्रामीण समूह में एक ठकुरी बाबा थे, वयोवृद्ध थे। उनकी नेकी, उनकी ईमानदारी, उनकी सहृदयता, उनकी जिंदा दिली महादेवी को प्रभावित करती है और वह उन्हें वहाँ पर रहने के लिए स्थान भी देती हैं और फिर उनकी जीवन की विभिन्न स्थितियों को, उनके संघर्षों को सहज रूप से अनुभव करती हैं कि किस तरह से विपरीत स्थितियों में रहते हुए भी कैसे जिंदा दिली से, सकारात्मक सोच से जिया जा सकता है, वह उन ग्रामीण व्यक्तियों में वे देखती हैं और इसका वर्णन वह इस रेखा चित्र में प्रस्तुत करती हैं। बड़ा प्रसिद्ध इनका रेखा चित्र रहा है। ठकुरी बाबा एक भाट कवि हैं। उनकी बेटी का विवाह करते हैं और उसका पति सूरदास हो जाता है, अंधा नेत्रहीन हो जाता है और फिर वे गांव की एक बूढ़ी मौसी को और गांव के ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ लेकर के आते हैं, इसलिए कि सब मिलकर के कल्पवास करेंगे। तो कैसे
जीवन में संघर्ष सहते हुए भी एक सहज रूप से एक दूसरे की सहायता करते हुए परोपकार की भावना से युक्त होकर के वे जीवन जीते हैं। और फिर महादेवी देखती हैं कि ग्रामीण जीवन में और शहरी जीवन में कितना अंतर है। जहाँ ग्रामीण जीवन में एक सहजता है, सरलता है, एक सहृदयता है, वहीं शहरी जीवन में एक कृत्रिमता आ गई है, एक स्वार्थपरता आ गई है। तो वे दोनों का अंतर अनुभव करती हैं। और ठकुरी बाबा के व्यक्तित्व को देखकर लेखिका को गरीब और मध्य वर्ग के वैयक्तिक जीवन की रिक्तता का बोध होता है। ठकुरी बाबा के माध्यम से गरीब और मध्य वर्ग के अंतर को समझते हुए महादेवी कहती हैं कि बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। कि इनका बाह्य जीवन, ये जो ग्रामीण व्यक्ति हैं, इनका बाह्य जीवन दीन है, इनके पास सुविधाएं नहीं हैं, खाने की पूरे साधन नहीं है, परंतु हमारा जो हम शहरी लोग हैं, हमारा अंतर जीवन रिक्त, रिक्त मीन्स खाली, खोखला है। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत हैं पर सद्भाव सामूहिक होते हैं, कि वो परस्पर सद्भाव से रहते हैं, एक दूसरे के कष्टों को समझते हैं। इसके विपरीत हमारी मतलब जो शहरी जीवन वाले हैं, हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत हैं पर शक्ति वैयक्तिक मिलेगी। ये दुर्बलता का समष्टिगत होना और शक्ति का वैयक्तिक होना हमारी स्वार्थपरता को, हमारी निजता को द्योतित करता है। तो इस तरह से एक ग्रामीण जीवन और एक शहरी जीवन में एक बहुत बड़ी खाई आ गई है, और वो खाई का मूल कारण क्या है उस पर वे चिंतन करती हैं इस रेखा चित्र के माध्यम से। और उन ग्रामीणों के किस प्रकार से वे एक सहज रूप में जो उनके पास है वे मिल बांट करके खाते हैं, भजन करते हैं, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और हमारे पास सभी सुविधाएं होते हुए, सभी साधन होते हुए भी हमारा जो आंतरिक जीवन है वे रिक्त है, वे खोखला है। तो ये दो, शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग की बढ़ती खाई की ओर महादेवी संकेत करती है। इसी तरह से एक अन्य रेखा चित्र है उनका बीबिया, जिसमें उन्होंने समाज की कुरीतियों, समाज की विविध समस्याओं का एक साक्षात चित्र प्रस्तुत किया है। पुरुष प्रधान समाज में नारी की क्या स्थिति है उसका एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। समाज और व्यक्ति के मध्य चले आने वाले संघर्ष का एक साक्षात चित्र प्रस्तुत किया है। बीबिया जो पात्र है एक धोबी कन्या है। पहले महादेवी उसके पूरा व्यवहार को चित्रित करती हैं कि वे दूसरों की सहायता करने वाली है, बढ़ चढ़ कर के आगे काम करने वाली है, अपने भाई की सहायता करती हैं, कपड़े लेकर के जाती हैं और खुशी खुशी उन कपड़ों को धोती हैं, उन पर कलफ लगाती हैं, उनको प्रेस करती हैं। तो सारे काम, घर के झाड़ू बहार का काम करती हैं, तो विभिन्न कामों को करती हैं। और वह बीबिया, उसका अपना जीवन कैसा बीता, संघर्षमय जीवन व्यतीत हुआ, पूरा जीवन उसका संघर्षों में व्यतीत हुआ। अभी पैदा भी नहीं हुई थी कि उसका विवाह निश्चित कर दिया जाता है, और वे 5 वर्ष की नन्ही बालिका है और उसके भावी पति की मृत्यु हो जाती है और वे विधवा हो जाती है। और धोबी समाज में कन्या को अविवाहित नहीं रखा जा सकता, तो उसका भाई उसका विवाह करता है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो जुआरी है, जो मदिरा पान करता है, और वे प्रतिदिन अपनी पत्नी को पीड़ित करता है, उसको प्रताड़ित करता है, शारीरिक कष्ट देता है। जब वह उन कष्टों को पहले तो सहन करती रहती है, और जब वे अति हो जाती है तो वे छोड़ करके अपने घर वापस आ जाती है। और उस पुरुष को, उस व्यक्ति को कोई धिक्कारता नहीं है, और बीबिया के ही चरित्र पर लांछन लगाया जाता है कि जरूर इसके ही चरित्र में कमी होगी जो इसके पति ने इसको घर से निकाल दिया। फिर उसका भाई पुनः उसका विवाह करता है एक ऐसे पुरुष के साथ जिसके साथ उसका तीसरा विवाह हो रहा है।
उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिसका बेटा बीबिया से भी कुछ महीने बड़ा है, और उसने दूसरा विवाह किया था, उससे भी 3 बेटियां होती हैं, 4 बेटियां होती हैं, और दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तो अपने बच्चों की देखरेख के लिए वे बीबिया से तीसरा विवाह करता है, और बीबिया वहाँ जाकर के भी समझौता कर लेती है और उन बच्चों के बीच में अपने आप को भुला देती है। पर वो वहाँ भी उसका जो भाग्य है वे उसका साथ नहीं देता है, और उसका जो सौतेला पुत्र था जो उससे थोड़ा बड़ा था, वह विवाह से पूर्व अपने नंसार चला गया था, वे लौट के वापस आ जाता है, और बीबिया के ऊपर उसकी कुदृष्टि पड़ती है और बीबिया को लांछित करने लगता है। तो उस व्यक्ति को, उस बेटे को कोई समाज धिक्कारता नहीं है, पंचायत भी बीबिया को लांछन लगा देती है, कलंकित कर देती है कि इसके ही चरित्र में दोष है, और बीबिया उस कलंक को सहन नहीं कर पाती है और वापस अपने भाई के घर आ जाती है। और इस तरह से संघर्षों को सहन करते करते अंततः वे आत्महत्या कर लेती है, और उसकी मृत्यु के बाद भी समाज उसको नहीं छोड़ता है, और समाज यही कहता है कि वे किसी के साथ भाग गई है, किसी अन्य पुरुष के साथ भाग गई है। तो इस तरह से पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति का एक यथार्थ कटु चित्र महादेवी इस रेखा चित्र में प्रस्तुत करती हैं। वे पुरुष प्रधान समाज में नारी शोषण पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि बीबिया की बेबाकी समाज को खटकती है, वे कहीं से कमज़ोर नहीं दिखती, इसलिए कुछ मंचलों द्वारा उसकी चरित्रहीनता का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। बीबिया हर परिस्थिति का सामना करती है, बीबिया तो कभी राख ना होने वाली ज्वाला थी। इसी तरह से एक अन्य रेखा चित्र गुंगिया, उस रेखा चित्र में भी नारी की ममता और निस्वार्थ भाव से मातृत्व भाव की अभिव्यक्ति हुई है। गुंगिया अपने गूंगे होने का दंश पूरा जीवन झेलती है, उसका गूंगापन उसके लिए अभिशाप बन जाता है। वे किसी की गुनाहगार नहीं है, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसके पास ना शब्द है ना वाणी है। वे अपनी बहन के बेटे हुलासी को अपने पुत्र की तरह पालती है, और वही बच्चा उनको छोड़ करके चला जाता है, और वह उसके वात्सल्य में, उसकी ममता में अपने प्राण तक न्यौछावर कर देती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस तरह से गुंगिया चित्र में भी, रेखा चित्र में भी एक नारी की हृदय की, उसकी वात्सल्य की, उसकी ममता का एक साक्षात चित्र महादेवी प्रस्तुत करती हैं। इन 7 रेखा चित्रों की अगर हम बात करें तो इन रेखा चित्रों के सभी पात्र जीवन के यथार्थ धरातल से लिए गए हैं, और उनकी एक कलात्मक अभिव्यक्ति महादेवी प्रस्तुत करती है, और सभी पात्रों के जीवन का जो यथार्थ है वे उनका स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ है। चाहे हम बीबिया को देखें, गुंगिया को देखें, भक्तिन को देखें, उन्होंने समाज की उन विकृतियों को, समाज की उन प्रताड़नाओं को झेला है, और सभी पात्र निर्जीव ना होकर के सजीव और सक्रिय पात्र हैं। कहीं कोई पात्र ऐसा नहीं प्रतीत होता जो अपने जीवन से हताश निराश हो चुका हुआ है, जीवन में संघर्ष सहन कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनमें जीवन जीने की एक लालसा है, उनमें एक सक्रियता विद्यमान है। पर्वत पुत्र दोनों कुली भाइयों को देखते हैं, पहाड़ों का जीवन इतना कठिन है, वो सारे संघर्ष सहन करते हुए भी हंसते हुए पहाड़ों पर चढ़ने का कार्य करते हैं। मुन्नू की माँ जीवन में इतने कष्ट सहन करते हुए भी बड़ी ईमानदारी से अपने पारिवारिक दायित्व को निभाती चली जाती है। महादेवी जी के इन्हीं चरित्रों, रेखा चित्रों की विशेषताओं को देखते हुए शची रानी गुर्टू ने कहा कि लोक सामान्य संवेदनीयता की भावभूमि पर उन्होंने गहरे हल्के रंगों के सम्मिश्रण से जीवन के जो चित्र आंके हैं वे अर्थपूर्ण अनुभूतियों के आधार पर यथार्थ का सच्चा निरूपण करते हैं। तो इस तरह से यथार्थ का एक सच्चा चित्र महादेवी के इन रेखा चित्रों में उभर कर आया है।
और अधिकांशतः संस्मरणों में या रेखा चित्रों में वे पात्र केंद्र में लिए जाते हैं, संस्मरण में विशेष रूप से जो कोई समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हुए हैं, कोई लेखक है, नेता है, कोई सेलिब्रिटी है, उनको केंद्र में रख करके उनका जीवन से जुड़े हुए संस्मरण लिखे जाते हैं। पर महादेवी ने समाज के उपेक्षित, असहाय, घृणित, दयनीय, अशिक्षित पात्रों को केंद्र में लिया है। पर ये सभी पात्र कहीं भी निष्क्रिय नहीं हैं, कहीं भी नकारात्मक सोच वाले नहीं हैं, कहीं भी उनके जीवन में कुंठा नहीं है। सभी कर्मठ और कर्तव्यशील पात्र रहे हैं। चाहे हम चीनी फेरी वाले को देखते हैं, पूरा कर्तव्यशील रहा, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने मालिक के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करता है। भक्तिन को हम देखते हैं, प्रत्येक पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला है, चाहे वो स्त्री पात्र है, चाहे वे पुरुष पात्र है। और समाज, परिस्थिति अथवा भाग्य द्वारा उपेक्षित व्यक्तियों की अव्यक्त भावना को पूरी गहराई, पूरी आत्मीयता के साथ इन रेखा चित्रों में महादेवी ने प्रस्तुत किया है। साधारण लोगों के जीवन की असाधारणता को संपूर्ण संवेदना और रचनात्मक ऊर्जा के साथ शब्दबद्ध किया गया है। पात्र सभी साधारण हैं। भक्तिन को देख ले, कुली पुत्रों को देख ले, या चीनी फेरी वाले को देख ले, गुंगिया आदि को देख ले, सभी साधारण पात्र हैं, समाज के निम्न वर्ग से जुड़े हुए उपेक्षित पात्र हैं। परंतु उनके जीवन की जो असाधारणता है उसको पूरी संवेदना के साथ महादेवी जी ने अभिव्यक्त किया है। इन संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में जीवन की अनेक मूलभूत और ज्वलंत समस्याओं का उद्घाटन हुआ है। और महादेवी जी की रचनाओं की समीक्षा करते हुए शची रानी गुट्टू ने कहा कि करुणा और सहानुभूति की नींव पर आधारित इन रचनाओं में महादेवी जी के सूक्ष्म अंतर्भाव ऊपरी सतह पर उठने वाली लहरियों की भांति नहीं, वरन अंतस के गहन गंभीर आलोड़न से उत्पन्न तीखे ठोस बिंदु हैं, जो मर्म पर चोट करते हुए अमित रूप से अंकित हो जाते हैं, मानो भीतर की सारी शक्ति संचित होकर शब्दों में सजीव हो उठती है। इस तरह से और महादेवी जी इन रेखा चित्रों में तटस्थ रही हैं। रेखा चित्र की एक विशेषता ये भी होती है कि रेखा चित्रकार तटस्थ रहता है, वे स्वयं को उसमें शामिल नहीं करता है। महादेवी जी पात्रों से भावनात्मक रूप से अवश्य जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं भी भावनाओं की भावधारा में बहती हुई दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। वे उन पात्रों के एक और गुणों का वर्णन करती हैं तो उनके दोषों को, उनके अवगुणों को भी चित्रित करती हैं। इन रेखा चित्रों में कवित्री की अनुभूतियों, स्मृतियों और जीवन मूल्यों का अनुभव संगम दिखाई देता है। इन रेखा चित्रों में कहानी जैसी कथात्मकता भी है, रेखा चित्र का जो विशेष गुण चित्रात्मकता है वह भी है, और गद्य काव्य जैसा काव्यात्मक प्रवाह भी दिखाई देता है। तो महादेवी क्योंकि स्वयं एक कवित्री रही हैं, तो उनके भीतर की जो कवि मन की संवेदना है वे इन रेखा चित्रों में स्पष्ट हमें दिखाई देती है। तो सभी रेखा चित्र भावनात्मक स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर अनुपम कहे जा सकते हैं। तो आज हमने स्मृति की रेखाएं, इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र की समीक्षा की। अगली बार नए विषय के साथ, उनका जो एक संस्मरण पथ के साथी है उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।